वेलकम टू राकेश मैथमेटिक्स 000 साइंस मॉडल्स सेट की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में उन वीवीआई क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो इस साल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साइंस मैथ से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आइए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखते हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ना है तो हमें उत्तर लेंस की आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में गलती से दो ऑप्शन एक ही हो गया है, ए और सी, तो ये दोनों ही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा होता है कैसा दर्पण। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। एक व्यक्ति दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने जिस चाल से चलता है उसके दुगने चाल से उसका प्रतिबिंब उसके पास आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कैसा दोष होता है। तो जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बने तो इस स्थिति में आंख में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, यानी उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। तो जो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को हमें उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है। तो विद्युत आवेश का इकाई कूलॉम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वो कौन थे, यानी किस वैज्ञानिक ने आवेश को धन और ऋण आवेश माना। इसका आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी संख्या क्या होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि 1 कूलम्ब धन आवेश से आवेशित किया गया हो तो उससे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा वह 6.25 गुने 10 के पावर ये 19 नहीं होगा, 6.25 गुने 10 के पावर 18। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट से प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होता है। तो इसका आंसर है 50 वोल्ट की शक्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब भी लघु पतन होता है तब विद्युत बहुत अधिक धारा का मान बढ़ जाने पर लघु पतन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि PbO प्लस सी तीर का चिन्ह Pb प्लस CO ये कौन सा कथन चारों में सही है। तो PbO ऑक्सीकृत होता है तो यहाँ ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है। सी ऑक्सीकारक है तो ये भी ऑक्सीकारक नहीं है। सी एक अवकारक है, यही सही है कि सी एक अवकारक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्न धातुओं में से कौन NOH के विलयन से H2 देता है। तो हमें याद रखना है कि जब एल्युमिनियम NaOH से अभिक्रिया करती है तभी H2 गैस मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका क्या अर्थ है। तो हम ही जानते हैं कि किसी विलयन का pH मान अगर 7 हो तो वो उदासीन होता है। 7 से कम होने पर 7 से जितना कम होगा वो उतना प्रबल अम्लीय होगा। 7 से जितना अधिक ज़्यादा pH मान होगा उतना अधिक यानी प्रबल भास्मिक होगा। तो चूंकि pH मान 13 है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रबल भास्मिक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि पीतल में रहता है, यानी पीतल किसका में धातु होता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, यानी तांबा को Cu लिखते हैं और जस्ता को Zn लिखते हैं, उसी को जिंक भी कहते हैं। तो पीतल तांबा और जस्ता यानी Cu और जिंक का मिश्र धातु है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति क्या होती है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अर्थात धातु विद्युतता धनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व यहाँ हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है। जो हम जानते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और इससे संबंधित तीसरा है एल्काइन, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो यहाँ हम ऑप्शन बी देखते हैं CnH2n+2। तो ये जो है ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है, CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र है, और CnH2n+1 ये एल्कील का सामान्य सूत्र है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है। तो अपमार्जक बनाने में हमेशा एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आवर्त सारणी के वर्ग 7 एक तत्व को क्या कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी के 7 एक तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो हमें ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होती है। 29 क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्या होता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो 120/80 होता है। क्वेश्चन 31 देखते हैं कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। यानी पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। तो ये होता है एब्सिसिक एसिड के कारण ही पत्तियां मुरझा जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इथाइलीन का उपयोग या इथिलीन का उपयोग ही पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो ध्यान रखना है कि एड्स रोग का सबसे प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संबंध। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख समजात अंग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं। तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कृत्रिम पायतंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पायतंत्र का उदाहरण यानी जो इंसान ने खुद बनाया है, तो बगीचा और खेत कृत्रिम पायतंत्र का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, कि सूर्य द्वारा ही सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो वनों के संरक्षण के लिए पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को भी रोकना आवश्यक है, अतिचारण को भी रोकना आवश्यक है, खनन को भी रोकना आवश्यक है, अर्थात इनमें से सभी। क्वेश्चन 40 देखते हैं कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैविक निम्नीकरणीय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 41 देखते हैं आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर द्वारा हम विद्युत धारा की माप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो ये काम विद्युत मोटर करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं पौधों में जनन किस अंग में पाया जाता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर होता है पुष्प में। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं, बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु मटर के पौधे का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है, यानी सभी दिशाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ क्वेश्चन जो है आंसर गलत दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम याद रखना है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तो होते हैं। यानी अगर ये परावर्तक सतह हुआ तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमें ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो डॉक्टर जो है दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में वस्तु का आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है। तो को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग जो होती है एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर को अगर हम लोग F लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को R लिखते हैं तो F बराबर होता है R/2। ये ध्यान रखना है हमको। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती से आंसर ए लिखा गया, जबकि आंसर सी होगा F बराबर R/2। हमें ध्यान रखना है, इसका आंसर दिया हुआ गलत है। इसका सही आंसर है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होती है और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो हमें याद रखना है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है तो ये ऐसा स्थिति समतल और उत्तल दर्पण में ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ये कब होता है, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो काल्पनिक और सीधा होता है। क्वेश्चन 66 देखते हैं किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ये अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसके वक्रता त्रिज्या 32 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ हो और फोकस दूरी निकालना हो तब वक्रता त्रिज्या को आधा करना पड़ता है और उसके फोकस दूरी के बराबर होता है, क्योंकि फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है। तो 16 का आधा हो जाएगा
सॉरी 32 का आधा हो जाएगा 16। और हमको ध्यान रखना है कि दर्पण यहाँ उत्तल है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा प्लस 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। हम जानते हैं कि परावर्तन का दूसरा नियम है क्या, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि संयुक्त फोकस केवल संभव है, संयुक्त फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में होती है। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव और फोकस के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, तो किसी भी दर्पण हम लोग लेते हैं दर्पण ले, इसका जो मध्य बिंदु कहलाता है वो ध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r क्या होता है, समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या r जो होता है वो अनंत होता है, समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या r बराबर अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि हजामत बनाने के लिए क्या व्यवहार किया जाने वाला दर्पण कैसा होता है, तो हजामती दर्पण हमेशा अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, द प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, गाड़ियों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, गाड़ियों के अग्रदीपों और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां जितना भी दूरियां है वो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वो उत्तल होता है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वो उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एल्केन श्रेणी के जो का हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो CH4H10 जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इस प्रकार से आज का पूरा 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का और नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को दबा दें। और एक क्वेश्चन में कहीं गलती भी हुआ होगा तो सॉरी, और कृपया मैसेज करके हमें बताएं कि कहाँ गलती हुआ है।